पाकिस्तान के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी गई उसको मुक्ति युद्ध कहा गया और उसमें शहीद होने वालों को मुक्ति योद्धा। इन्हीं के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण था। शेख हसीना सरकार ने इस आंदोलन के लिए कड़ा रुख अपना लिया। उन्होंने कहा कि ये छात्र अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। इसके 2 दिन बाद बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकारी नौकरियों में 1/3 आरक्षण के खिलाफ फैसला सुना दिया और इसको घटाकर 5% कर भी दिया। लेकिन ढाका के रेस कोर्स मैदान में करीब 10 लाख लोगों की भीड़ के हाथों में बांस के डंडे थे। ठीक उसी वक्त ये संभावना जताई गई कि पाकिस्तान की आर्मी हमला करने वाली है। लोगों के हाथों में डंडे उनसे बचने के लिए नहीं थे। पाकिस्तान के तानाशाह याह्या खान से मिलने शेख मुजीबुर रहमान प्रेसिडेंट हाउस गए तो उनकी कार पर आजाद बांग्लादेश का झंडा लगा हुआ था, जैसे मानो खुद को आजाद बांग्लादेश के नेता के तौर पर पेश करना चाहते। खबर फैल गई कि याह्या खान अपने पूरे डेलीगेशन के साथ वापस पाकिस्तान लौट गए। रात के 11 बजते कंफर्म हो गया कि पाकिस्तानी आर्मी ने ढाका पर अटैक कर दिया है। ऑपरेशन सर्च लाइट की शुरुआत हो चुकी थी। हमलावरों में से एक आर्मी के अफसर ने चिल्लाकर कहा कि शेख नीचे आकर सरेंडर कर दो। पाकिस्तानी फौजियों ने बंदूक के बट से धक्का देकर उनको जीप में बिठाया। अचानक जुल्फिकार अली भुट्टो उनसे मिलने गेस्ट हाउस पहुंचे। मुजीब ने पूछा, आप यहाँ कैसे? भुट्टो ने जवाब दिया, मैं पाकिस्तान का राष्ट्रपति हूँ। शेख मुजीब हंसते हुए बोले, इस पद पर तो मेरा हक बनता है। श्रीमती इंदिरा गांधी अपने पूरे कैबिनेट और तीनों सेनाओं के चीफ्स के साथ दिल्ली के हवाई अड्डे पर उनका इंतजार कर रही थी। सबकी आंखें गीली थी। शेख मुजीब नीचे उतरे, उन पर गोली चला दी गई। वो मुंह के बल गिरे और सीढ़ियों से नीचे गिरते चले गए। उनका फेवरेट सिगार पाइप अभी भी उनके हाथों में। उनको कंधे पर डालकर नहीं बल्कि घसीटते हुए घर से बाहर लाया गया और बाहर खड़े आर्मी के ट्रक में फेंक दिया गया। गांव का मौलाना आर्मी के सामने अड़ गया कि शव को बिना नहलाए नहीं दफनाया जाएगा। पूरे गांव में नहाने का साबुन नहीं मिला तो कपड़े धोने के खुरदुरे साबुन से उनको नहलाया गया और फिर कब्रिस्तान ले जाया गया। कुछ दिन पहले बांग्लादेश की सरकार का तख्ता पलट हो गया था, जो कि मोहतरमा शेख हसीना की सरकार थी। तख्ता पलट किया था बीएनपी ने। बीएनपी यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जिसकी चीफ हैं खालिदा जिया। शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति थे, जो बाद में प्रधानमंत्री भी बने। उनको बांग्लादेश के फाउंडर और राष्ट्रपिता के तौर पर जाना जाता है। उनका भी तख्ता पलट किया गया था और आखिर में उनकी हत्या कर दी गई। उनकी कहानी बताएंगे आपको, लेकिन पहले शेख हसीना के 2024 के तख्ता पलट का किस्सा। शेख हसीना के 15 साल के शासनकाल में बांग्लादेश इकोनॉमिकली काफी डेवलप हुआ, लेकिन फिर भी वहां के लोग इनसे इतने नाराज हो गए कि इनको इस्तीफा देकर देश से भागना पड़ा। इसका कारण था एक आंदोलन जो सरकार विरोधी आंदोलन बन गया। इस आंदोलन की शुरुआत इस साल जुलाई से पर्दे पर दिखाई देनी शुरू होती है, जब वहां पर यूनिवर्सिटी के छात्र शांतिपूर्वक ढंग से आंदोलन करना शुरू करते हैं। वो कह रहे थे कि सरकारी नौकरियों से आरक्षण को खत्म किया जाए। दरअसल बांग्लादेश की आजादी के लिए पाकिस्तान के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी गई थी उसको मुक्ति युद्ध कहा जाता है और उस संघर्ष में जो लोग शहीद हुए थे उनको मुक्ति योद्धा। उन्हीं मुक्ति योद्धाओं के परिवारों के लिए वहां के सरकारी नौकरियों में 1/3 रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई। इसी आरक्षण को खत्म करने के लिए ये स्टूडेंट्स आंदोलन कर रहे थे। जुलाई 2024 को इस धरने की शुरुआत हुई थी, लेकिन शेख हसीना सरकार ने आंदोलन के लिए कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि ये छात्र अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। इसके बाद ये आंदोलन और उग्र होता चला गया और 19 जुलाई को वहां प्रदर्शनकारियों पर सुरक्षा बलों की कार्रवाई हुई और इसमें 67 लोगों की मौत हो गई। इसके 2 दिन बाद यानी 21 जुलाई को बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकारी नौकरियों में 1/3 रिजर्वेशन के खिलाफ फैसला सुना दिया और इसको घटाकर 5% कर दिया गया। लेकिन आंदोलनकारी छात्र इससे संतुष्ट नहीं थे और इसको पूरी तरह से खत्म करवाने पर अड़ गए। अब क्योंकि सरकार का रुख उसके प्रति कड़ा ही रहा, इसलिए उनकी नाराजगी बढ़ती चली गई। अब प्रदर्शन और धरने भी बढ़ते ही चले गए। सरकार ने सुलह की बजाय दमन की नीति अपना ली और लगभग 10,000 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया। हालांकि बांग्लादेश की इकोनॉमिक की चर्चा बहुत होती रही है और इसको दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में गिना जाता है। शेख हसीना के 15 सालों के राज में बांग्लादेश की तस्वीर बहुत कुछ बदली है, लेकिन इस इकोनॉमिक डेवलपमेंट का फायदा सबको नहीं मिल पा रहा है, जिससे वहां पर इकोनॉमिक डिसबैलेंस की स्थिति पैदा हो गई है। ऐसा अनुमान है कि वहां पर लगभग 2.25 करोड़ के आसपास युवा बेरोजगार हैं। वैसे तो फिलहाल टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में बांग्लादेश दुनिया के पटल पर अच्छा स्थान बना चुका है और इस इंडस्ट्री में लगभग 40 लाख लोगों को रोजगार भी मिला हुआ है, लेकिन ये एक स्पेसिफिक स्किल्ड लोगों के लिए ही। आम युवा जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी से निकलते हैं उनके लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं है। तो इन लोगों में वहां पर शेख हसीना सरकार के खिलाफ
बेहद गुस्सा है। यही गुस्सा उनकी सरकार के लिए घातक सिद्ध हुआ। ये तख्ता पलट एक ऐसी बीमारी है दोस्तों कि अगर ये किसी देश की राजनीति में घुस जाए तो फिर लोकतंत्र वहां हाशिए पर चला जाता है। उसकी हालत कुछ ऐसी हो जाती है कि जब भी इसकी विरोधी ताकतों को मौका मिलता है वो लोकतंत्र का चीरहरण कर लेते हैं। जिन देशों में ये बीमारी है उनका इतिहास उठाकर आप देख सकते हैं। इस तरह शेख हसीना को सत्ता से हाथ धोना पड़ा और इस्तीफा देकर देश छोड़ना पड़ा। जिस तरह से शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलट हुआ उसी तरह उनके पिता शेख मुजीबुर रहमान का भी तख्ता पलट कर दिया गया था। अब आपको बताते हैं शेख मुजीबुर रहमान यानी बंग बंधु के संघर्ष की कहानी। साल था 1971 और मार्च के महीने की 7 तारीख ढाका का रेसकोर्स मैदान भीड़ से अटा हुआ था। करीब 10 लाख लोगों की इस भीड़ के हाथों में बांस के डंडे थे। ठीक उसी वक्त ये संभावना जताई जा रही थी कि पाकिस्तान आर्मी हमला करने वाली है। लोगों के हाथों में ये डंडे इस हमले से बचने के लिए नहीं थे बल्कि उनके खिलाफ विरोध जाहिर करने के लिए थे। बांग्लादेश की आजादी के नारों की गूंज चारों तरफ सुनाई दे रही थी और रुकने का नाम नहीं ले रही थी। पाकिस्तान आर्मी का एक हेलीकॉप्टर जायजा लेने के लिए मैदान के ऊपर चक्कर लगा रहा था। उस वक्त बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। रेडियो पाकिस्तान का ढाका स्टेशन भी पाकिस्तान के खिलाफ बगावती मोड में था और शेख मुजीब के वहां होने वाले भाषण को पूरे स्टेट में लाइव सुनाने के लिए अपनी तैयारी में जुटा हुआ था। उधर पाकिस्तान आर्मी ने भी उनकी इस पूरी प्लानिंग को न्यूट्रलाइज करने की पूरी तैयारी कर रखी थी। इसके बाद शेख मुजीबुर रहमान बोलना शुरू करते हैं और उनका ये संबोधन एक भाषण से ज्यादा पाकिस्तान के डिक्टेटिव मिलिट्री रूल के खिलाफ एक ललकार थी। इसके कुछ दिन बाद इस प्रॉब्लम का हल ढूंढने के लिए पाकिस्तान के उस वक्त के डिक्टेटर राष्ट्रपति याह्या खान ढाका पहुंचे। अफवाह उड़ी कि याह्या ईस्ट पाकिस्तान के आजाद देश की मांग को ठुकरा सकते हैं। 23 मार्च को जब शेख मुजीब याह्या खान से बातचीत के लिए प्रेसिडेंट हाउस गए तो उनकी कार पर बांग्लादेश का झंडा लगा हुआ था, मानो वो अपने आप को आजाद बांग्लादेश स्टेट के नेता के तौर पर पेश करना चाहते हो। तारीख थी 25 मार्च 1971। उस दिन शाम होते होते ये खबर फैलने लगी कि प्रेसिडेंट याह्या खान अपने पूरे डेलीगेशन के साथ वापस पाकिस्तान लौट गए हैं। रात के 11 बजते बजते कंफर्म हो गया कि पाकिस्तानी आर्मी ने ढाका पर अटैक कर दिया है। ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू हो चुका था। अपनी किताब फ्रॉम रिबेल टू फाउंडिंग फादर में सैयद बदरुल हसन बताते हैं कि शेख मुजीब की बड़ी बेटी हसीना ने बताया कि गोलियों की आवाज सुनते ही शेख मुजीबुर रहमान ने वायरलेस के थ्रू बांग्लादेश की आजादी की घोषणा कर दी। उन्होंने कहा कि मैं बांग्लादेश की आवाम का आह्वान करता हूं कि वो जहां भी हों और उनके हाथ में इस वक्त जो कुछ भी हो उसी से इस जुल्मी पाकिस्तानी आर्मी की खिलाफत करें। ये लड़ाई तब तक चलती रहेगी जब तक कि आखिरी पाकिस्तानी फौजी को बांग्लादेश की जमीन से खदेड़ नहीं दिया जाएगा। रात करीब 1 बजे पाकिस्तानी आर्मी का एक ग्रुप शेख मुजीब के घर पहुंचता है, जहां पर पहले से ही वो उनका इंतजार कर रहे थे। दरवाजे पर पहुंचते ही उन्होंने ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी। उस वक्त शेख मुजीब की सिक्योरिटी में लगे एक सुरक्षाकर्मी को गोली लगी और वो मौके पर ही दम तोड़ गया। हमलावरों में से एक आर्मी के अफसर ने चिल्लाकर कहा कि शेख नीचे आ जाओ और सरेंडर कर दो। इसके बाद शेख खुद चलकर नीचे आए। तब सैनिकों ने बंदूक के बट से उनको धक्का देते हुए एक जीप में बिठाया और वहां से चले गए। शेख नजीब को अरेस्ट करने वाले लोगों में से एक ने वायरलेस पर संदेश दिया कि बिग बर्ड इन केज स्मॉल बर्ड्स हैव फ्लॉन, यानी बड़ी चिड़िया पिंजरे में है और छोटी चिड़िया उड़ गई। अपनी किताब में बदरुल हसन कहते हैं कि शेख को गिरफ्तार करने वाले एक आर्मी अफसर ने जनरल टिक्का खान से फोन पर पूछा, आप क्या चाहते हैं कि शेख मुजीबुर रहमान को आपके सामने पेश किया जाए? तो उसने जवाब दिया कि मैं उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहता। इसके बाद शेख मुजीबुर रहमान को 3 दिनों तक ढाका के कंटोनमेंट एरिया के आदमजी कॉलेज में रखा गया। फिर उनको काफी स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी के बीच पाकिस्तान ले जाया गया। अब वो मियावाली जेल की एक काल कोठरी में थे। वहां पर बाहर की दुनिया में होने वाली किसी भी घटना की उनको कोई खबर नहीं थी। रेडियो टेलीविजन तो दूर की बात है, अखबार तक उनको मुहैया नहीं करवाया जाता था। आने वाले करीब 9 महीने उस जेल की वो काल कोठरी ही उनका घर थी। 16 दिसंबर के आसपास उनको एक सैनिक ट्रिब्यूनल ने सजाए मौत सुना दी। इसी दौरान पाकिस्तान की सत्ता जुल्फिकार अली भुट्टो के हाथ में आ गई। उन्होंने हुक्म दिया कि मुजीब को मियावाली जेल से रावलपिंडी के पास एक गेस्ट हाउस में शिफ्ट कर दिया जाए। भारतीय पत्रकार कुलदीप नैयर की मुजीबुर रहमान से जब मुलाकात हुई तो इसका हवाला देते हुए नैयर अपनी बायोग्राफी में लिखते हैं कि मुजीब ने बताया कि एक दिन अचानक जुल्फिकार भुट्टो उनसे मिलने गेस्ट हाउस पहुंच गए। मुजीब ने उनसे पूछा कि आप यहाँ कैसे? भुट्टो ने जवाब दिया कि मैं पाकिस्तान का राष्ट्रपति हूँ। इस पर मुजीब हंसने लगे और बोले कि इस पद पर तो मेरा हक बनता है। भुट्टो सीधे मुद्दे पर आ गए।
उन्होंने पेशकश की कि अगर शेख राजी हों तो फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस और कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट को पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलकर चला सकते हैं। कुलदीप नैयर के मुताबिक तब शेख मुजीब ने जवाब दिया कि इस वक्त मैं आपकी कैद में हूं और जब तक मैं अपने लोगों से इस बारे में बात नहीं कर लेता, मैं आपसे कोई कमिटमेंट नहीं कर सकता। बांग्लादेश के भूतपूर्व फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर कमाल हुसैन, जो कि उस वक्त उनके साथ मौजूद थे, वो भी इस बात की तस्दीक करते हैं। डॉक्टर हुसैन कहते हैं कि भुट्टो आखिरी वक्त तक पाकिस्तान के साथ रिलेशंस बनाए रखने के लिए उन पर दबाव देते रहे। फिर जिस दिन शेख मुजीबुर रहमान को छोड़ा जाना था और वो लंदन के लिए उड़ान भरने वाले थे, भुट्टो ने कहा कि वो एक दिन और ठहर जाएं क्योंकि अगले दिन ईरान के शाह वहां पहुंच रहे थे और वो उनसे मिलना चाह रहे हैं। वो ईरान के शाह के जरिए उन पर दबाव डलवाना चाहते हैं। इस बात को शेख मुजीब समझ गए थे। उन्होंने कहा कि भुट्टो की पेशकश मुझे मंजूर नहीं है, वो अगर चाहें तो मुझे दोबारा से जेल भिजवा सकते। साल 1972 की 7 जनवरी की रात को जुल्फिकार अली भुट्टो खुद रावलपिंडी के चकलाला हवाई अड्डे पर मुजीब और कमाल हुसैन को छोड़ने गए। बिना कुछ कहे उन्होंने शेख मुजीब को विदा किया और वो भी बिना मुड़े तेजी के साथ हवाई जहाज की सीढ़ियां चढ़ते चले। 2 दिन लंदन रुकने के बाद 9 जनवरी की शाम को मुजीब ढाका के लिए रवाना हुए। रास्ते में कुछ वक्त के लिए वो दिल्ली में रुके। इस बात को याद करते हुए डॉक्टर कमाल हुसैन कहते हैं कि उस वक्त भारत के राष्ट्रपति श्री वीवी गिरी, पीएम श्रीमती इंदिरा गांधी और उनका पूरा कैबिनेट, भारतीय सेना के तीनों अंगों के चीफ्स और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर राय शेख मुजीबुर रहमान के स्वागत में दिल्ली के हवाई अड्डे पर मौजूद थे। सबकी आंखें नम थी। ऐसा लग रहा था कि परिवार का कोई सदस्य एक अरसे बाद मिलने के लिए आ रहा हो। आर्मी कैंट ग्राउंड पर शेख मुजीब ने एक जनसभा में बांग्लादेश की आजादी की जंग में मदद के लिए भारत की आवाम का धन्यवाद किया। शेख ने अपना स्पीच अंग्रेजी में शुरू किया, लेकिन वहां मौजूद श्रीमती इंदिरा गांधी ने उनसे अनुरोध किया कि वो बंगाली में भाषण दें। दिल्ली में 2 घंटे रुकने के बाद जब मुजीब ढाका पहुंचे तो करीब 10 लाख लोग उनके स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर मौजूद थे। कई महीनों तक लगातार पाकिस्तानी जेल में रहने की वजह से उनका काफी वजन टूट चुका था। उनके बाल बढ़े हुए थे। दाहिने हाथ से उन्होंने अपने बालों को पीछे किया और प्रधानमंत्री ताजुद्दीन अहमद ने आगे बढ़कर अपने नेता को बाहों में भर लिया। दोनों की आंखों से आंसू बह निकले। रेसकोर्स मैदान पर लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठा थी। उस जनसैलाब के सामने उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर को याद किया। महान कवि को पॉइंट आउट करते हुए शेख मुजीबुर रहमान ने कहा कि आपने एक बार शिकायत की थी कि बंगाल के लोग सिर्फ बंगाली ही बने रहे, अभी तक सच्चे इंसान नहीं बन पाए। फिर बड़े नाटकीय अंदाज में उन्होंने कहा कि महाकवि वापस आइए और देखिए कि किस तरह तुम्हारे बंगाली लोग अब अद्भुत इंसानों में तब्दील हो गए हैं, जैसा कभी तुमने सोचा था। इसके बाद शेख मुजीब ने सत्ता संभाली और युद्ध से तहस नहस बांग्लादेश के पुनर्निर्माण में लग गए। लेकिन हर खूबसूरत कहानी का अंत भी सुखद हो, ये जरूरी नहीं दोस्तों। साल 1975 के आते आते परिस्थितियां उनके हाथों से फिसलती चली गई। करप्शन बढ़ने लगा और भाई भतीजावाद का बोलबाला होने लगा। जनता में असंतोष बढ़ गया, यहाँ तक कि सेना में भी बगावत की भावना ने जन्म ले लिया। फिर आया बांग्लादेश के इतिहास का वो बदनसीब दिन, 15 अगस्त 1975। उस दिन सुबह आर्मी के कुछ अफसर शेख मुजीब के 32 धनमंडी वाले रेजिडेंस पहुंचे और थोड़ी देर बाद उनके मकान पर हमला हो गया। गोलियों की आवाज सुनते ही शेख मुजीब ने उस वक्त के बांग्लादेश के आर्मी चीफ शफीउल्लाह को फोन मिलाया। जनरल शफीउल्लाह ने बीबीसी से बातचीत में बाद में बताया कि मुजीब बहुत गुस्से में थे। उन्होंने कहा कि तुम्हारे लोगों ने मेरे घर पर हमला बोल दिया है और उनको वापस आने के लिए कहो। मैंने उनसे पूछा कि क्या आप अपने घर से निकलकर बाहर आ सकते हैं। सैयद बदरुल हसन आर्मी चीफ के इस रवैये पर सवाल उठाते हुए कहते हैं कि कैसे आप अपने राष्ट्रपति से बात कह सकते हैं। क्या आपको ऐसा लग रहा था कि वो दीवार फांद कर सड़क पर आ जाएंगे, और वो भी उस वक्त जब चारों तरफ गोलियां चल रही हों। नीचे हो रही गोलीबारी को सुनकर मुजीब सीढ़ियों से नीचे आए। उन पर गोली चला दी गई। वो मुंह के बल गिरे और सीढ़ियों से नीचे गिरते चले गए। उनका फेवरेट सिगार पाइप अभी भी उनके हाथ में ही था। इसके बाद मौत का तांडव शुरू हो गया। पहले उनकी पत्नी बेगम नजीब को गोली मारी गई, फिर उनके दूसरे बेटे जमाल को मारा गया, यहाँ तक कि उनके सबसे छोटे बेटे 10 साल के रसेल मुजीब को भी मौत के घाट उतार दिया गया। और जब तक उस वक्त घर पर मौजूद हर इंसान को मार नहीं दिया गया, ये मौत का तांडव चलता रहा। सुभाष चक्रवर्ती, जो कि एक जमाने में टाइम्स ऑफ इंडिया दिल्ली में चीफ ऑफ ब्यूरो थे, बताते हैं कि बांग्लादेश में भारत के राजदूत शमर सेन उनके दोस्त थे। उन्होंने वो सब बताया जो एक्चुअल में उस दिन धनमंडी में हुआ था। उन्होंने कहा कि जब मिलिट्री के लोग शेख मुजीब के घर में घुसे तो वो बाहर आए। उनको लगा कि वो लोग गलती से उनके घर में घुस आए। उन्होंने चिल्लाकर कहा कि क्या चाहते हो तुम,
उनको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये लोग असल में उनको जान से मारने के लिए आए हैं। उनको बेरहम तरीके से मारा गया। मारने के बाद उनको किसी के कंधे पर नहीं बल्कि घसीटते हुए घर से बाहर लाया गया और वहां खड़े ट्रक में फेंक दिया गया। 16 अगस्त की सुबह आर्मी के लोगों ने सभी डेड बॉडीज को इकट्ठा किया और शेख मुजीब को छोड़कर सबको बेनानी कब्रिस्तान में बड़े गड्ढे में दफना दिया गया। शेख मुजीबुर रहमान के शव को हेलीकॉप्टर से उनके पैतृक गांव टांगीपारा ले जाया गया। आर्मी ने गांव को घेर लिया ताकि लोग उनकी नमाजे जनाजा में शरीक ही ना हो पाए। आर्मी के लोग जोर दे रहे थे कि उनको जितनी जल्दी हो सके दफना दिया जाए, लेकिन गांव का एक मौलाना इस बात पर अड़ गया कि शव को बिना नहलाए दफनाया नहीं जा सकता। बदरुल हसन लिखते हैं कि गांव में उस वक्त नहलाने के लिए एक साबुन तक उपलब्ध नहीं था, तो आखिर उनको कपड़े धोने वाले खुरदुरे साबुन से नहलाया गया और वहां पर उनके पिता की कब्र के बगल में ही उनको दफना दिया गया। इसके बाद उस शाम को जोरदार बारिश शुरू हो गई और उसने लंबे वक्त तक रुकने का नाम ही नहीं लिया। गांव के बड़े बूढ़ों को ये कहते हुए सुना गया कि उनको जिस क्रूरता और नृशंसता के साथ मारा गया, शायद प्रकृति भी उस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाई। वो मूसलाधार बारिश उसी नेचर के आंसुओं की धारा का प्रतीक थी। लेकिन किस्मत का एक इतना बड़ा मजाक था कि देश के राष्ट्रपिता और बंग बंधु के लिए उस दिन रोने वाली आंखें बहुत कम थी।